हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ नंदिनी। और आज हम स्टार्ट करने वाले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें से हम पिछले क्लास के कुछ ओवरव्यू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था मैनुअल फर्टिलाइजर्स के बारे में, सोइंग मशीन्स के बारे में कि कौन कौन से मशीन्स यूज होते हैं बीज बोने के लिए, और मैनुअल्स और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये भी हमने देख चुके थे। और जो हमारे मैनुअल्स है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है सॉइल ग्रोथ के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है इरिगेशन। तो इसके बारे में चलिए करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इरिगेशन क्या होता है। आप सब देखते हैं जिस तरह से खाना हमारे बॉडी के डेवलपमेंट फंक्शन के लिए जिस तरह से यूज़फुल होता है, उसी तरह से पानी भी उतना ही हमारे लिए यूज़फुल होता है। जिस तरह पानी और खाना एक ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, उसी तरह से जो पानी हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। तो ये देखिए, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि जो हमारा वाटर है जिस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, उसी तरह प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट। जो हमारा वाटर है वो कैसे हमारे जो प्लांट में वो कैसे पहुंचता है, तो वो हमारे जो प्लांट में वो रूट के थ्रू पहुंचता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट रूट के थ्रू, और प्लांट रूट के थ्रू जब वो पानी एब्जॉर्ब होता है प्लांट के लिए विथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट रूट के थ्रू पानी अपने अंदर ले जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पानी ही ले जाता है, उसके साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी ले जाता है अपने साथ। जो हमारे प्लांट में है वो 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है। जो हमारा प्लांट है उसका जो रूट है, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली 90% तक वाटर कंटेन कर सकता है। जो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन। मतलब ऐसा बात है कि जैसे हम प्लांट ग्रोथ के लिए पानी का यूज़फुल है, तो क्यों है? क्योंकि वो जर्मिनेशन ऑफ सीड कराता है। अगर उस सीड को हम ड्राई कंडीशन में छोड़ देंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वाटर का सोर्स मिल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जो हमारा पानी वो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो वाटर प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो हमारे प्लांट को फ्रॉस्ट मतलब कि ठंड और गर्म हवा से बचाता है। उसमें मॉइस्चर को कंटेन एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसकी वजह से जो बाहर के क्लाइमेटिक चेंजेस है उससे वो उसे सेव कर सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू मेंटेन मॉइस्चर इन सॉइल। हमारी जो सॉइल की नमी होती है उसे मेंटेन करने के लिए भी वाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। मतलब कि अगर हमें अच्छी फसल चाहिए, अच्छी ग्रोथ की अच्छी तरह की फसल चाहिए, तो उसके लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम पानी फॉर अ प्लांट ग्रोथ या क्रॉप ग्रोथ भी बोल सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू वाटर रेगुलरली। तो इसके लिए हमें रोज़ उसमें एक टाइम इंटरवल के साथ पानी का हमें उसे पानी देना चाहिए। तो हमने इतनी सारी बातें समझ ली कि कैसे पानी प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, वो किस तरह से प्लांट में पहुंचता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब हमारा जो एक पॉइंट आता है वो है इरिगेशन। मतलब इरिगेशन का मतलब आखिर होता क्या है? तो इरिगेशन का मतलब ये होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब एक समय निश्चित के साथ सही समय, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर हमने किसी प्लांट में अभी मान लीजिए पानी दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसके तुरंत जस्ट बाद हम फिर 5 या 10 मिनट बाद उसमें फिर से वाटरिंग कर दें। ऐसा अगर हम बार बार करते रहेंगे तो इससे जो हमारे प्लांट है ग्रोथ की जगह वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो एक टाइम इंटरवल के साथ, मतलब अगर हमने अभी पानी दिया तो कुछ टाइम बाद अगर ऐसा लग रहा है कि उसे ज़रूरत है पानी का, तो हम उसमें फिर से वाटरिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस को ही हम इरीगेशन कहते हैं। Then, time frequency of irrigation varies crop to crop, soil to soil, season to season. इसका मतलब ये है कि जो हमारी पानी देने की एक मात्रा है वो कैसे वेरी करती है हर प्लांट में, हर सॉइल के हिसाब से, हर सीज़न के हिसाब से। अब वो वेरी ऐसे करती क्रॉप टू क्रॉप। मतलब कि कोई ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं उसमें हम बहुत कम पानी देंगे, इससे क्या होगा पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है सॉइल टू सॉइल। कोई मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा, अगर वो गीली है तो अगर उसमें हम और पानी देंगे तो मिट्टी और तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्लांटिंग का एक टाइम इंटरवल होता है, कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी टाइम चेंजेस होता है, तो हम सॉइल के थ्रू, वो क्रॉप के थ्रू ऐसे हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि किस में कितनी
जितनी पानी की मात्रा ज़रूरत है। फिर हमारा थर्ड है सीज़न टू सीज़न। अब ऐसा नहीं है कि रेनी सीज़न चल रहा है तो उसमें जितनी पानी की मात्रा उसमें पहुंच चुकी है, अब ज़बरदस्ती अगर हम उसमें और पानी डालने की कोशिश करेंगे जितनी उससे ज़रूरत ही नहीं है तो उससे क्या होगा, फसल ख़राब हो जाएगी। जैसे कि अगर आप खाना खा चुके हैं, अगर आपको और भी देते जाए और भी खाना देते जाए, इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी खाने की जो क्षमता वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, तो आप ओवरडोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारी सॉइल है, क्रॉप है, वो एक तरीके से उसके पानी देने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, टाइम होती है, वो टाइम टू टाइम ये वेरी करती रहती है। मैंने अभी ये देखा कि कैसे प्लांट के साथ वाटर की जो अमाउंट की जो वेरी करती है फ्रीक्वेंसी, वो कैसे करती है। अब मेरा एक आप लोग से क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि समर सीजन में जो हमारे पानी की जो नीड होती है किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा क्यों होती है। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा नॉर्मली, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ड्यू टू इवापोरेशन। ड्यू टू इवापोरेशन। तो इसका मतलब ये है कि आप इवापोरेशन अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से जो हमारे पानी के वाटर स्टेट जो चेंजेस होते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैसियस फॉर्म में होकर क्लाउड के फॉर्म में जो चेंज हो जाते हैं उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। तो इसी वजह से अगर ज़्यादा धूप रहती है, सनलाइट की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, उस टाइम पे जो वाटर है वो जो अगर उसे पानी की अमाउंट अगर उस टाइम पे हम ज़्यादा नहीं देंगे और जितना पानी दें वो तो उस चीज़ से सूख के भाप बन के उड़ जाएगी। तो इस वजह से जो हमारे समर सीजन में जो वाटर की नीड होती है इवापोरेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में बढ़ जाती है। आपको बताने वाले कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, मतलब कि जो पानी की जो सुविधा है, हमें कहाँ से पानी मतलब वाटर में प्लांटिंग कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से मेथड यूज होते हैं इरिगेशन करने के लिए, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम अब यही देखते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। मतलब कि जो पानी की जो सुविधाएं प्लांटिंग करने के लिए, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहे, जो प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें हम पानी किस थ्रू से किस प्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब कहाँ से पानी लाया जा सकता है। तो उसके कुछ एग्जांपल ये हैं। वेल्स मतलब आप सबको पता होगा, हर गाँव घर में तो आप देखते होंगे कुआँ तो रहता ही है, तो वेल्स हो गया कुआँ। ट्यूबवेल्स मतलब जो पाइप के थ्रू जो हमारे पानी आता है हमारे घरों में, या पाइप के थ्रू जो पानी स्टोर होता है उसको हम ट्यूबवेल्स बोलते हैं। तीसरा है पॉन्ड्स। पॉन्ड्स मतलब कि तालाब हो गया। आसपास अगर हमारे घर के आसपास से कहीं भी गांव में तालाब है तो उससे अगर हम पंप सेट करके या पाइप सेट करके तो उसके थ्रू हम अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन, जो प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं हमारी फसल, उसमें हम पानी को पहुँचा सकते हैं। फिर हमारा है लेक्स। लेक्स मतलब हो गया कि झील जैसे कि हम कहीं भी हो सकता है। अगर बहुत दूर हमारी खेती हो रही है तो अगर वहाँ लेक्स की सुविधा, झील है या पानी वहाँ पे उसकी वाटर सोर्स वहाँ अपने आप ही हो रही है तो वहाँ से हम अपने पानी को यूज कर सकते हैं। फिर हमारा है रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। मतलब जो हमारे नदी नाले जो भी चीज़ें हैं उन सब से भी हम पानी की जो सोर्सेस है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, उससे हम ले सकते हैं। ऑफ इरिगेशन मतलब पुराने टाइम पे कैसे जो लोग थे, इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि अभी पाइप की सुविधा होगी, मोटर पंप्स की सुविधा होगी, लेकिन पहले के टाइम पे लोग कैसे अपने प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उस तक पानी पहुंचाते थे। तो मेथड ऑफ इरिगेशन को अब हम डिस्कस करते हैं बनकर। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब पुराने टाइम पे कैसे इरिगेशन जो हमारी प्रोसेस है वो पहले कैसे होती थी। तो वो होती थी वाटर अवेलेबल इन ट्यूबवेल्स एंड कैनाल। पहले के टाइम पे जो पानी होते थे वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते थे, तो वो पहले तो रहते थे ट्यूब में, वेल्स एंड कैनाल्स मतलब जो नदी नाले ट्यूब के थ्रू जो भी पानी आसपास में रहते थे वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे। तो पानी तो वहाँ रहते थे लेकिन उसे हमारी फील्ड तक, जो हमारी जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ हमारी फसल उग रही है, वहाँ पे जो फसल हो रही है वहाँ तक पानी कैसे पहुँचती थी। तो वो पहुँचती थी Different method is used for taking water to fill with the help of cattle or human labor। मतलब बहुत अलग अलग तरह के जो भी मेथड यूज होते थे पानी को कैनाल, डैम या रिवर से उस फील्ड तक पहुंचाने में, वो होते थे ह्यूमन और कैटल्स मतलब गाय बैल जो भी हमारे जानवर रहते हैं उसकी हेल्प से और ह्यूमन की हेल्प से होते थे। ये दोनों की मेहनत से जो हमारी जो पानी रहती थी वो हमारे रिवर डैम से डायरेक्ट हमारी फील्ड में पहुंचती थी। तो ये हमारे दो हेल्पफुल जो हमारी पानी पहुंचती थी फील्ड में, इसी
रीज़न की वजह से जो हमारी मेथड होती थी बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती थी। उसमें ना तो अभी के टाइम के जैसे ना तो डीजल पेट्रोल ना मोटर पंप्स की यूज होते थे, तो उसमें बस मेहनत लगती थी किनकी, जानवरों की और ह्यूमन बींग्स की। तो इस वजह से जो हमारी ट्रेडिशन मेथड थी एक तरह से सस्ती थी, लेबर थी मतलब हार्ड वर्कर तो थी लेकिन सस्ती थी। हम ट्रेडिशन बेस था वो ये है कि मॉट पुली सिस्टम, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कुएं होते थे उससे पानी लोग कैसे निकालते थे। तो पहले एक बकेट का यूज़ करते थे, उससे रस्सी से बांधते थे और उसके थ्रू जो पानी था निकाल के वो अपने फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते थे या पानी उसमें डालते थे। फिर दूसरा हमारा चेन पंप। चेन पंप होता था कि इसमें चेन लगा हुआ रहता था, इससे एक बकेट सेट रहता था। इससे जब चेन घूमता था इसके थ्रू जो बकेट से पानी आता था उसके बाद ये पानी पूरे फील्ड में चला जाता था। तीसरा हमारा ढेकली और उसके बाद राहत एक तरह का लेबर सिस्टम है जिसमें कि लोग खुद से पानी बड़े बड़े कैनाल एंड रिवर से लाकर अपने पूरे फील्ड में देते थे फॉर वाटरिंग के लिए। फिर हमारे एक और जो मेथड है वो है पंप। तो अब हम देखते हैं कि आप अपनी घर साइड खुद ही देखे होंगे आसपास में कि पंप का यूज़ कैसे करते हैं। उसमें पहले हम डीजल या पेट्रोल कुछ भी डालते हैं, उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फिर हम उस मोटर पंप को चला सकते हैं। तो एक और जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पंप। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वे आता है ट्रेडिशन मेथड में वो है पंप। तो पंप क्या होता है? ये पंप एक तरह का फॉर लिफ्टिंग वाटर है, मतलब पानी को लिफ्ट करके अपने खेतों तक पहुंचाने वाले जिस मेथड का यूज़ करते हैं, जिस टूल का यूज़ करते हैं उसे ही हम पंप कहते हैं। तो वो कैसे चलता है? वो ऐसा नहीं कि मतलब पंप है तो मतलब आ गया भाई अपने आप पानी हर जगह चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो कैसे चलता है वो भी हम देखते हैं। वो चलता है डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप। मतलब डीजल, उसमें या तो हम डीजल का यूज़ करते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं या बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं या तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके ये चारों चीज़ों का यूज़ करके हम अपने पंप को चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि पंप अपने आप ही बस रन करने लगेगा। नेक्स्ट मेथड आता है वो होता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। हमने पिछले में देखा कि ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब पुराने टाइम पे लोग किस तरह से पानी को अपने खेतों तक पहुंचाते थे। अब हम देखते हैं कि अब के टाइम पे लोग किस तरह से पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं। तो उसके जो कुछ मेथड है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब जो मॉडर्न मेथड धीरे धीरे जिस तरह से डेवलपमेंट होके किस तरह से मॉडर्न मेथड में चेंज हुआ, वो कौन कौन से मेथड है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और जो हमारा दूसरा मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। तो हम ये दोनों मेथड को एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है वो था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में आखिर क्या होता है? This system is useful for uneven land and sufficient water is not available। तो ये जो सिस्टम है पानी पहुंचाने का हमारे फील्ड में, इसमें क्या होता है? ये यूज़फुल वहाँ होता है अनइवन लैंड, मतलब कि जो उबड़ खबड़ ज़मीन रहती है एक तो वहाँ होती है, दूसरी जहाँ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल ना हो उस जगह पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं खेती करने के लिए। तो वो किस तरह से इसकी जो डिज़ाइन मॉडल रहती है वो किस तरीके से रहती है वो हम देखते हैं। तो रहती है परपेंडिकुलर पाइप विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप जॉइंट टू मेन पाइप्स। मतलब कि बहुत परपेंडिकुलर, मतलब कि मान लीजिए ये हमारा एक परपेंडिकुलर पाइप है, ये हमारा मेन पाइप है, इस एक परपेंडिकुलर पाइप है, इससे ज्वाइन है बहुत सारे पाइप और इससे जो पाइप ज्वाइन है उसके नोजल्स मतलब उसके जो ऊपर टिप रहते हैं वहाँ पे एक रोटेटिंग पाइप के जैसा वहाँ पे बना हुआ रहता है और वो जो सारे पाइप रहते हैं वो एक मेन पाइप से ज्वाइन रहते हैं। अगर हम मेन पाइप में पानी को अगर फ्लो होने देंगे तो उसके बाद जो सारे पानी में सारे पाइप में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर हम चाहते कि इस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा जाए तो उस जगह का जो हमारा रोटेटिंग मशीन है वहाँ पे जो टूल यूज हो रहा है उसको हम ऑन कर देंगे। अगर वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम फिर से ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है ये सब कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम कॉफ़ी का प्लांटेशन करें, टी का प्लांटेशन करें, वैसे वैसे जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है और पूरी लैंड में हमें अच्छी तरीके से पानी को पहुँचाना है तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑफ करना।
हमारा जो परपेंडिकुलर पाइप रहता है वो रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप जॉइंट टू अ मेन पाइप, मतलब कि परपेंडिकुलर पाइप जो अलग अलग छोटे छोटे जो पाइप रहते हैं जो एक तरीके से परपेंडिकुलर तरीके से इस तरीके से खड़े होते हैं, उसके जो टॉप पे रहते हैं वो रोटेटिंग नोजल्स रहता है और वो कनेक्टेड रहते हैं एक तरीके से मेन पाइप से। और अगर हम मेन पाइप में प्रेशर को बढ़ाएंगे, मतलब अगर हम मेन पाइप का जो प्रेशर है उसको ऑन करेंगे तो जो पानी है इस परपेंडिकुलर पाइप में आएगा। उसके बाद अगर हमने उसके रोटेटिंग नोजल्स को अगर हम खोलेंगे तो वो पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा इट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। वो ऐसे सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे कि बारिश हो रहा है। अगर हम इस पाइप में पानी जा रहा है, इसके रोटेटिंग नोजल को हम खोल रहे हैं, जिसका जो पानी है एक बारिश के जिस तरह पानी होता है उसकी तरह पूरी जो हमारी क्रॉप है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मेनली यूज़ कहाँ होता है, तो ये मेनली यूज होता है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और भी मेनी अदर क्रॉप के लिए ये यूज होता है। तो जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम। तो चलिए ड्रिप सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम। तो पहले हम ड्रिप सिस्टम का मतलब जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो ये होता है द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो इसको ड्रिप सिस्टम इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि जो इससे पानी का जो हमारा इरिगेशन जो पानी हमारे प्लांट तक पहुंचता है वो किस तरह से पहुंचता है, तो ये पहुंचता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। मान लीजिए हमारे पास पानी है, अगर हम उसको गिरा दें तो एक बूंद बूंद की तरह जिस तरह से पानी हमारे प्लांट्स तक पहुँचेगा उस सिस्टम को हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। तो है बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट वेजिटेबल गार्डन्स एंड ट्रीज। ये जो सिस्टम है, ये जो टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, गार्डन्स के लिए और पौधों के लिए। जहाँ पे अगर हम उस ड्रिप सिस्टम को यूज़ करते हैं तो इससे ये होता है कि जो हमारा पानी है वो बूंद बाय बूंद उसके रूट्स तक पहुँचता है। हम इससे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम में देखे थे कि पानी एक बारिश के रेनिंग जैसा पूरे पौधे में पहुँचता है। तो कहाँ पहुँचता है, उसके स्टीम एरिया में, उसके जो शूट एरिया वहाँ पहुँचता है। लेकिन जो हमारा ड्रिप सिस्टम है उससे जो पानी हमारे पहुँचता है प्लांट तक वो पहुँचता है रूट के थ्रू, डायरेक्ट वो रूट में पानी जाता है। तो वो किस तरह से जाता है, हमने देखा कि किन किन चीज़ों के लिए ड्रिप सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, मतलब जो हमारा ड्रिप सिस्टम है इसमें जो पानी की जो बर्बादी होती है मतलब एकदम ना के बराबर होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। उन रीजन के लिए वरदान के रूप में है जहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा ही कम होती है। तो उन रीजन के लिए जो ड्रिप सिस्टम है एक वरदान के जैसा है। तो जो हमारी आज की टॉपिक थी इरिगेशन, वो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी हमारी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो इस नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने नए लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।